नमस्ते। आज हमारा लेक्चर नंबर है 76। भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और विशेषज्ञों की राय कब रेलेवेंट होती है। तो आपने देख लिया, समझ लिया ये क्या है विशेषज्ञ की राय। जब कला विज्ञान, देखिए एक बात तो ये मान के चले हैं, आपके कोई भी व्यक्ति सब फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकता। इसी बात को कानूनविदों ने, कानून बनाने वालों ने ये सोचकर इस धारा को इंट्रोड्यूस किया। सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस बात से डील करता है कि विशेषज्ञों की राय, विशेषज्ञों की राय से बारे में मैं अपने दो शब्द जो मैं अपने व्यक्तिगत समझता हूं। कुछ फील्ड्स हैं, वो फील्ड बताऊंगा कौन कौन से हैं, जिनको न्यायालय ये मानता है। इसमें तो केवल दो ही फील्ड का जिक्र किया गया है, जो परिभाषा हम बात करेंगे वो केवल करती है राइटिंग एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की बात करती है। बाकी फील्ड्स का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने दो फील्ड्स की बात की है। तो इन फील्ड्स की के जो एक्सपर्ट है, जरा सा मैं कुछ अपनी तरफ से जो मैंने डेफिनेशन अपनी बनाई है, मैंने जो अपना इसे पढ़ने के बाद बनाया, पहले वो हम समझा दूं। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जिसने विज्ञान, कला, व्यापार या व्यवसाय में अत्यंत परिश्रम से विशेष ज्ञान, कुशलता या अनुभव प्राप्त किया है। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। वह ज्ञान अभ्यास, अवलोकन या सावधानी पूर्वक अध्ययन से प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। जिस व्यक्ति ने एक फील्ड विशेष के अंदर बहुत परिश्रम करके लंबे अभ्यास के बाद ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। तो पहले हम इसको बता दें, ये विशेषज्ञ का मतलब हमने बताया आपको। अब डेफिनेशन बताते हैं जो लेजिस्लेचर हमें सेक्शन 39 में प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात बताऊं, मैं आपको सारे सेक्शंस नहीं टच करता हूं, मैं वो टच करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, जिन पे आपको लेक्चर मिल सकते, जिस पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको पेपर्स में, या जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं आप तो, और या आप डिफेंस लॉयर हैं तो, उन दोनों स्थिति में काम आने वाले सेक्शन, या प्रोसिक्यूटर है तो उसके लिए काम आने। यहां जो डेफिनेशन दी है वो जरा मैं पढ़ता हूं आपको एक बार के लिए। सेक्शन 39 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, और टॉपिक का नाम है ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। तो एक्सपर्ट इज कॉल्ड बाय द लेजिस्लेचर थर्ड पर्सन, opinion of a third person when relevant. When the court has to form an opinion, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art or any other field, देखिए any other field में बहुत बड़ा स्कोप कर दिया इसका, और as to identify the handwriting and finger expression, लेकिन कलाओं का दो ही को नाम दिया, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट एक्सप्रेशन। The opinion upon that points of persons especially skilled in such foreign law, science or art or any other field, or in question as to identify the handwriting or fingerprint expression are relevant facts and such persons are called expert.
तो यहां इन्होंने क्या कहा कि विशेषज्ञ कौन है और विशेषज्ञों की राय। ये विशेषज्ञों की राय, ओपिनियन मैंने बताई वो क्या होता, विशेषज्ञ क्या होता पहले होता। अब ये विशेषज्ञों की राय, ऐसे व्यक्ति की राय कोर्ट जब उचित हो वो ले सकती है। राय सिर्फ कोर्ट ही नहीं ले सकती, राय पुलिस भी ले सकती है। दौरान इन्वेस्टिगेशन भी राय ली जा सकती है। अब पहले तो मैं आपको यह क्लियर करूं कि राय किन किन विषय में ली जा सकती है। पहले विषय तो समझ में आया क्या क्या विषय है। जब कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में और वहां हम सोचते हैं कि हमारी राय से काम ना चलेगा या हमारी देखने से काम ना चलेगा, तो हम ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन ले लेते हैं जो उस फील्ड में महारत रखता है। तो उस व्यक्ति को जो महारत रखता है उसके लिए क्या नियम है, क्या होगा, वो जरा देखें। मान लो अब हमने सोच लिया कि एक्सपर्ट हमारे पास आ गया, हमने उसे राय के लिए दे दिया। एक्सपर्ट की भी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या है, उसको जरा समझें। एक्सपर्ट की रिपोर्ट हमारा जो घटना है उससे संबंधित होनी चाहिए। हमें जिस रिपोर्ट की आवश्यकता है उससे संबंधित रिपोर्ट हमें एक्सपर्ट दे। दूसरी लिखित में दे, दूसरी लिखित में दे, अर्थात एक सर्टिफिकेट वगैरह बना के, कोई प्रमाण पत्र बना के, कोई टाइप वाइप करा के हमें दे, लेजिबल हो, पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो। ऐसी राय हमें वो लिख के दे। लिखित की जगह टाइप हो तो ज्यादा अच्छा, ताकि हम सब पढ़ सके राइटिंग। उसके अंदर क्या टेस्ट मेथड यूज किया है उस रिपोर्ट में लिखे कि व्हाट मेथड इज एडॉप्टेड बाय द एक्सपर्ट। सपोज करो केमिकल एग्जामिनर है, कभी कभी आपने देखा हो फूड एंड सेफ्टी के माल बरामद होते हैं, मतलब दूध बरामद हुआ किसी से नकली। अब जब दूध बरामद हुआ तो कोई भी जज हो या मैं हूं, अगर सामने हमारे दूध है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये पतला है, ये गाढ़ा है। लेकिन पकड़ते तो इंस्पेक्टर्स हैं, और वो इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, उन्होंने दूध लिया, दूध बंद करके भेज दिया। अच्छा, अगर हम कोर्ट के पास लाए उसी दूध को तो तब तक वो दूध फट जाएगा, 24 घंटे में दूध खत्म हो जाएगा। तो जब वो फट जाएगा तो उसके बारे में कोई भी ओपिनियन बनाना नहीं बनाई जा सकती। तो उसकी ओपिनियन कौन देगा? केमिकल एक्सपर्ट देगा। तो केमिकल एक्सपर्ट को उसके अंदर जो केमिकल एग्जामिनर ऑफ फूड एंड सेफ्टी लेबोरेटरी का एग्जामिनर है या फूड एंड सेफ्टी लेबोरेटरी सेंट्रल का एग्जामिनर है, तो उसको एक तो अपनी जो रिपोर्ट बताता है उसमें टेस्ट मेथड भी देना चाहिए। अब ऐसे यहीं पे बताता हूं, जैसे मान लो दूध, हमें दूध चेक करना है। सपोज करो दूध हमने ले लिया, दूध ले लिया, मक्खन ले लिया, पनीर ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब दूध हमें चेक करना है, तो दूध के अंदर दो चीजों से मिलकर दूध बना होता है। दूध में 85% तो पानी होता है, 6% शायद फैट होती है, इस समय याद नहीं है, लेकिन ये बताता हूं 9% होता है सॉलिड, नॉट सॉलिड, SNF, सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड होता है लेकिन वो फैट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, कहलाता SNF। और एक होती है फैट। अगर इन दोनों चीजों में से जो भी कम होगी, मान लो फैट कम है, फैट 5% आई, तो दूध में पानी की मिलावट है।
जब पानी की मिलावट होगी तो एसएनएफ भी घटेगा। दूध सपरेटा है तो उसमें सपरेटा में से सारी फैट निकल जाएगी, तो वो एसएनएफ बचेगा। तो एसएनएफ जो लिमिट है उसकी 9% है, तो शायद 9, और फैट की 6% है, तो 6 होनी चाहिए। ये इतना हो सकता है कि राजस्थान की गाय के दूध की में थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड, गुजरात की गाय के दूध में और इंटरेस्ट स्टैंडर्ड, तो वो लोकलिटी के आधार मेथड लिखना अनिवार्य नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि मेथड लिखना अनिवार्य है, तो हम उसे मान के चलें। क्या फर्क था, टेस्ट मेथड ही तो है, एक्सप्लेन कर दे एक पैराग्राफ में कि टेस्ट मेथड है ये, तो हमें एक्सपर्ट को टेस्ट मेथड देना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी आप टेस्ट करते हैं उनके रफ नोट्स बनाने चाहिए, और रफ नोट्स बना के जब तक वो केस कोर्ट में चल रहा है तब तक वो डिस्ट्रॉयड नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट को न्यायालय में कभी भी बुलाया जा सकता है। वैसे तो एक्सपर्ट की अटेंडेंस एज पर विश ऑफ द कोर्ट है और एग्जम्प्टेड है सीआरपीसी के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। लेकिन कई बार डिफेंस एडवोकेट कहते हैं कि जी नहीं, हमें तो उसकी आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थिति में बुलाना पड़ता है, तो वहां क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। और जो सेंट्रल किसी के प्रेशर में आकर नहीं होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। ऐसी रिपोर्टों पर कोर्ट रिलाई करता है, ऐसी रिपोर्ट्स पर कोर्ट रिलाई करता है, ऐसी रिपोर्ट्स पर कोर्ट रिलाई करता है। तो ये तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया कि विशेषज्ञ कौन होता है, और विशेषज्ञ के बारे में जो डेफिनेशन इन्होंने दी कि विदेशी लॉ के बारे में जानकारी लेनी हो, विज्ञान के क्षेत्र में जानकारी लेनी हो, कला के क्षेत्र में लेनी हो, या अन्य किसी क्षेत्र में लेनी हो, तो क्षेत्र इसका बढ़ा दिया, सेक्शन का क्षेत्र भी बढ़ा दिया। लेकिन स्पेशली क्या है, उस समय शायद यही प्रचलित रही होंगी हस्तलेखन या उंगली चिन्हों की अनंतता के बारे में। अगर राय बनानी हो तब ऐसी विधि के एक्सपर्ट को बुलाकर राय ले, सेक्शन 39 की बात है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया किताब के अंदर विशेषज्ञों को करना चाहिए क्या। जो ये मैंने 6 बातें बताई आपको, ये मैंने वो बताई जो कोर्ट में हम प्रॉब्लम फेस करी हमने। जब दूसरी साइड के वकील ये प्रश्न उठाते हैं कि साहब इसमें रिपोर्ट में मेथड नहीं लिखा है, इसके अंदर टेस्ट का नाम नहीं लिखा है, ये रफ नोट्स और मेजरमेंट इनके नहीं है, और इसमें सच्चाई नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, तो ऐसी चीजें कोर्ट में आई, तो वहां से ये बात हम मेरे एक्सपीरियंस में आई, तो मैंने ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करने की उचित समझा। ये प्रॉब्लम्स आती है, ये आपकी डिफेंस भी हो सकती है। यदि ऐसी कमी आप देखें और आप एडवोकेट हैं तो ये डिफेंस का मैटर भी हो सकता है आपका। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो मैंने बताया। ये किताब में नहीं लिखे हुए, दिक्कत ये है किताब से मीन्स जो बेयर एक्ट सरकार ने बनाया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी लिखने चाहिए। अरे मत बनाओ आप 80 पेज का 100 पेज का एक्ट बनाओ ना, बस सारी बातें लिखो। सारी बात आप इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट छोड़ देंगे। कई बार डिफरेंट माइंड डिफरेंट थॉट, डिफरेंट माइंड डिफरेंट थॉट, भिन्न भिन्न आदमी के भिन्न भिन्न दिमाग होते, भिन्न भिन्न राय रखता है वो। तो कहने का मारूजा मेरा ये है कि अगर ये एक्सप्लेन कर दिया जाए ये चीजें, इसमें लॉ के अंदर ही डिफाइन कर दिया इन सेक्शंस में, तो कौन सी प्रॉब्लम जाती है साहब। मैं तो नहीं समझता कोई प्रॉब्लम जाती है वैसा, ये नहीं। अब स्टूडेंट क्या है, मुझे सुनता है, अपने को सुनता है, न्यायपालिका की राय पढ़ता है, और कई बार न्यायपालिका की राय तो हाई कोर्ट की, किसी हाई कोर्ट का व्यू एक होता है, किसी का दूसरा होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स आते हैं।
फिर वो बड़ी बेंच आती है तो वो तो इस तरीके के जो अनियमितताएं हैं या जो इस तरीके के डिफेक्ट हैं, ये मानवीय बुद्धि के कारण होते हैं, इसे हम कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन यदि हम इसमें एक्सप्लेन कर दें तो शायद ज्यादा अच्छा इफेक्टिव लॉ हमारा काम कर सकता है। ये तो चलो इस बात पे नहीं जाते, ये सरकार का काम है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन आलोचना, एक जेन्युइन आलोचना करना भी एक शिक्षक का फर्ज है। जो हम फेस करते हैं प्रॉब्लम्स कचहरी में आके, वो पता लगनी चाहिए आपको कि क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने इन किताबों से आती है। ये क्या तो अच्छी बात बताई है इन्होंने, लेकिन इसको स्पष्ट कर दो, स्पष्ट करो पूरी तरीके से, ताकि इंटरप्रिटेशन का क्षेत्र कम रह जाए, इंटरप्रिटेशन का क्षेत्रफल कम हो जाए। अब सारी बातें आपने कोर्ट पे छोड़ दी, बेचारी कोर्ट है बनाती है, राय देती है। मैं नहीं कहता उनकी राय खराब है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। अब एक क्वेश्चन है, कभी आपने पढ़ेंगे पुराने लॉ में सेक्शन 167, चार्जशीट 60 दिन में दाखिल होनी चाहिए, 90 दिन में दाखिल होनी चाहिए। यदि जब जेल में मुलजिम है तो 60 दिन में दाखिल होनी चाहिए, 90 दिन में दाखिल होनी चाहिए। तो लॉ ये है, जहां सजा 10 साल से कम है वहां चार्जशीट 60 दिन में दाखिल होनी चाहिए। जहां 10 साल से ऊपर की सजा है वहां चार्जशीट 90 दिन में दाखिल होनी चाहिए। ये पुराने एक्ट की बात कर रहा हूं, अभी भी यही है। लेकिन अब आप ये बताओ, 304 भी एक ऐसा सेक्शन है, उसमें मिनिमम सजा तो 305 साल दे रखी थी, मतलब 5 साल तक की हो सकेगी या उससे ऊपर आजीवन कारावास। तब कुछ साइटेशंस ऐसी आई कि उसमें यह माना गया कि इसमें 60 दिन का दिन होगा, 60 दिन में चार्जशीट आनी चाहिए, क्योंकि इसमें मिनिमम सजा इतनी दे रखी है। उस पर बहुत लोगों की जमानतें हो गई, बहुत बेल लगे। लेकिन एक साइटेशन फिर एक सुप्रीम कोर्ट की मैंने देखी, उसमें लिखा नहीं, 60 दिन से लेकर जिस केस में 10 साल तक की सजा है उसमें चार्जशीट 60 दिन में आ जानी चाहिए। लेकिन जिसके अंदर मिनिमम सजा कुछ भी है और मैक्सिमम सजा लाइफ है, तो वो सेक्शन लाइफ से गवर्न होगा। अब ये साइटेशन अब कंफर्म हुई है, वरना उससे पहले बहुत लोग 304 में बेल करा के भाग गए इसी बात पे, वो डिफॉल्ट बेल ले गए इसी बात पे। तो मेरा कहने का महरुज है कि ये लॉ में हम जब लॉ बनाते हैं, किताब 10 पन्ने में मोटी हो जाएगी। और भी तो देख रहे हैं, और भी तो हम किताब खरीद के लाते हैं, 500 पेज की खरीद के लाते हैं, एक्सप्लेनेशन ही तो है उनमें, है क्या? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही तो है उसमें। चलिए खैर, मारी जाती है तो वो और निशान देती है, जब दूर से मारी जाती है तो और निशान देती है। एंट्री वुंड अलग होती है, एग्जिट वुंड अलग होती है। देखिए टाइम रह गया, 10 मिनट पूरा करना, जल्दी से रह गया। गोली की दिशा, गोली किस डायरेक्शन से आई, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। गोली जमीन से टकरा के आई तो अलग स्थिति पैदा करती है, गोली सीधी लगी तो अलग पैदा करती है। यहां से हमें इंटेंशन पता लगी, मान लो किसी ने मारी गोली दीवार में, तो मामला लापरवाही का हो गया, मार तो रहा कहीं हवा में और लग गई किसी के। तो ये थोड़े से अलग अलग फैक्ट्स भी होते हैं, अलग अलग परिस्थिति भी होती है। कई बार इंटेंशन नहीं होती तो इंटेंशन की धारा में अलग फर्क पड़ता। घटना दुर्घटना थी, हत्या थी या आत्महत्या थी, ये कैसे पता लगेगा? ये एक्सपर्ट की राय से पता लगेगा। कौन सा हथियार यूज हुआ, क्या यूज हुआ, ये उससे पता लगेगा। जहर किस तरीके का दिया गया, जहर का प्रभाव क्या था, जहर की क्वांटिटी, वह जहर का नाम क्या था, इन सारी बातों पर एक्सपर्ट की राय दी जाती है। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी उदाहरण दे रहा हूं, और भी ज्यादा ली जा सकती है। अब मैं ये बता रहा हूं कि किन किन चीजों पर राय ली जाती है जो कि इसमें नहीं दी और ली जाती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। 8 मिनट में पूरा करूंगा इसको, 30 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं दूंगा। फॉरन लॉ तो इन्होंने बता दिया। देखिए, एक राय होती है राइटिंग एक्सपर्ट,
लोग दूसरों के नकली दस्तखत बना लेते हैं और नकली दस्तखत बनाने के बाद में उसका यूज करते हैं। किसी के चेक पे दस्तखत बनाते हैं, किसी की नकली वसीयत बना लेते हैं, किसी की नकली विल बना लेते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा इस समय कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने चाहिए आईओ को, ये तो आईओ, फिर मेरा टॉपिक लंबा हो जाएगा। मैं तो एक्सपर्ट ही, तो फिंगर राइटिंग एक्सपर्ट इस बात को डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति की राइटिंग किसकी, तो राइटिंग एक्सपर्ट के विषय में राय ली जा सकती है। ऐसी राय फाइल पर होती है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जब कोई आदमी अपराध करता है तो वो अपने निशान छोड़ता है। मान लो सपोज करो मैं एक कमरे में गया और उसमें मैंने हत्या कर दी किसी की, तो मैंने वहां पानी पिया, वहां मैंने कप उठाई, वहां प्लेट उठाई, ये सब चीजें उठाई, तो उस पर फिंगरों के निशान आ जाते हैं। तो ऐसे फिंगरों के निशान जो इस बोतल पर आ गए होंगे, जैसे मैंने पकड़ी बोतल, ऐसे फिंगरप्रिंट की एक्सपर्ट की राय ली जाती है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन यदि आप सरकारी वकील बने तो रेज कर सकते हैं, आईओ से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्शन लगाते वक्त, व्हेन यू विल चेक द चार्जशीट, why you have not sent the case file or writing of the victim to the expert for obtaining the opinion of the writing expert or a fingerprint of what efforts are made by you to collect the fingerprints of accused person from the spot. These are the materials. बड़ी जरूरी है। आगे चला क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आदमी आत्महत्या करके मरा, गला घोट कर मरा, अपने आप फंदे पे लटका या मार के लटकाया गया, सुसाइडल है या मर्डर है, आत्महत्या है या कत्ल है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, कै बजे मरा होगा, खाना खाने के कितने बार बाद मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। इसमें जिक्र ही नहीं है भाई साहब इसका। नाम तो देते भाई, इसमें इतनी प्रकार की रिपोर्ट है डिफाइंड लॉ में, बस उसको देके अब कर दिया। एमएलसी, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, नेचर ऑफ इंजरी बताती है, डॉक्टर बताता है इट इज ए ग्रीवियस इंजरी, फैटल टू द लाइफ है, डेंजरस है, क्या है, कैसे लगी, शार्प से लगी, ब्लंट से लगी, पंचर्ड ऑब्जेक्ट से लगी, क्या लगी, एक्सपर्ट बताएगा। एक होता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो बताता है कि चाकू जो दिखाया जाता है उसे जब हथियार भेजा जाता है तो बताता है कि यही हथियार से, मतलब हथियार, इसी हथियार से चोट आई हो सकती है या नहीं आ सकती, तो वो संभावना व्यक्त करता है कि ऐसे हथियार से आ सकती है सर, इसके ब्लेड की लंबाई ये है, इसकी गहराई ये है, इसकी धारीला हथियार है, ऐसे हथियार से चोट आ सकती है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट बंदूक पिस्टल की जांच करके वो बताते हैं कि जो मरने वाले के सर ये पिस्टल चल सकती है या नहीं चल सकती। गोली जब चलती है किसी के बॉडी से बरामद होती है और वो गोली जो बरामद हुई है और वो मुलजिम के सॉरी वैसी पिस्टल मुलजिम के पास से बरामद हुई है, तो उस पे उस गोली को और गोली का जो रांग होता है आगे का हिस्सा वो, और पिस्टल को जब भेजा जाता है तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये बता देते हैं कि ये गोली इसी पिस्टल से चली है या नहीं चली है। अगर इसी पिस्टल से चली है तो मुलजिम को लिंक करना आसान हो जाता है। तो ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ी काम की होती है, ये पुलिस ऑफिशियल को पता होनी चाहिए कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट ओपिनियन क्यों ली जाती है। बायोलॉजी रिपोर्ट, ये ब्लड ग्रुप को बताती है कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप का मामला है, जो मरने वाला था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, और जो मुलजिम के कपड़ों पर से जो खून बरामद हुआ वो किस ग्रुप का था, बायोलॉजिकल रिपोर्ट। सेरोलॉजिकल रिपोर्ट खून के नमूनों के संबंध में बताती है कि ह्यूमन ब्लड है या गाय भैंस का या जानवर का ब्लड है कपड़ों पे, ये सेरोलॉजिकल रिपोर्ट है। पता लगा किसी ने वो नकली खून डाल दिया चो उसके मुलजिम के उस पर, निकल मुलजिम को फंसा देंगे, और पता लगा मुलजिम के कपड़ों पे भैंस का खून पड़ा हुआ था, तो खून का रंग दोनों ही है, भैंस का भी ऐसी है, गाय का भी ऐसी है, और आदमी का भी ऐसी है, और रंग के आधार पर तो पहचाना नहीं जा सकता वो।
तो वो क्या है, सीरोलॉजिकल रिपोर्ट से पहचाना जाएगा। तो ऐसी एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आए वो वैल्यूएबल है। केमिकल एनालिसिस, फूड लेबोरेटरी में जितने फूड बनते हैं, ये तेल कौन से तेल में सिका हुआ है, या ये जो हम सरसों का तेल पी रहे हैं, इसमें क्या मिलावट है, आर्जिमोन क्या है, दूध कितना है, नकली है, कैसा है, ये पापड़ जो हमें खिलाए जा रहे हैं ये कैसे हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है, काजू कीड़े पड़ा हुआ तो नहीं खिला दिया हमें, काजू के अंदर कीड़ा आया तो कैसे आया, उसके अंदर एसिडिटी कितनी है। तो फूड के बारे में ऐसी रिपोर्ट कि खाना स्टॉल दे दिया, तो ऐसी रिपोर्ट ये एक्सपर्ट ये देता है, केमिकल एक्सपर्ट देता है। फूड एंड सेफ्टी लेबोरेटरीज का, ये दो प्रकार की लेबोरेटरी होती है, एक तो स्टेट लेबोरेटरी होती है, एक सेंट्रल लेबोरेटरी होती है। सेंट्रल लेबोरेटरी जो होती है उसकी राय फाइनल होती है और एक्सपर्ट को बिना बुलाए भी कोर्ट उस पर रिलाई करती है। लेकिन जो स्टेट की लैब है उसको कोर्ट कम प्रेफरेंस देती है, सेंट्रल लैब को ज्यादा दी जाती है। ये शायद बम्बई है, एक तो 5 है सेंट्रल लैब केमिकल्स की, बम्बई है, गाजियाबाद है, और आपकी चेन्नई है, चेन्नई तो चेन्नई मद्रास, हाँ चेन्नई है, बम्बई है, और दिल्ली भी है, दिल्ली भी है वो, शायद मुझे दिल्ली का नहीं पता, लेकिन दिल्ली का नहीं कि ये फूड की लैब है नहीं है दिल्ली की, लेकिन गाजियाबाद है। 3 स्टेट तो मुझे याद, बम्बई याद है मुझे, मैसूर भी है, मैसूर है, और कलकत्ता है, ओ सॉरी चेन्नई, अपना चेन्नई है। तो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये फूड्स वगैरह में मिलावट के लिए, दूध, चाय, चीनी, जीरा, हल्दी, काली मिर्च में बहुत ज्यादा लोग कई बार मिट्टी का तेल बना के उसकी चमक दिखाने के लिए उस पर काली मिट्टी, वो उस पर मिट्टी का तेल या ये कुछ और पदार्थ इस तरीके के तेल जिसे चिकनाई दिखाने के लिए कि बहुत चिकनी है वो, चमक की चीजें दिखा के बेचते हैं ना बहुत से लोग, और आप लोग खरीद लाते हो, लेकिन वो केमिकल आपको नुकसान करता है पेट के लिए। तो ऐसे मिलावटखोरों की रिपोर्ट जो है केमिकल एक्सपर्ट देते हैं। ये रिपोर्ट है डीएनए रिपोर्ट, आदमी किसका बच्चा था, किसका मरा, कैसे मरा, ये डीएनए रिपोर्ट आपको बड़ी काम की चीज है एक्सपर्ट की। ओपिनियन ऑफ डॉक्टर रिगार्डिंग रेप, रेप के बारे में डॉक्टर की ओपिनियन, लड़की का स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन ये उसको और कॉर्पोरेट और मजबूत करता है। पॉलीग्राफी टेस्ट, आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अभी कलकत्ता में जो बलात्कार केस हुआ है उसके अंदर ये पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। ब्रेन मैपिंग, ये कलकत्ता वाले केस में भी ब्रेन मैपिंग हुई है अभी, ब्रेन मैपिंग, ये सब चीज पुलिस करानी चाहिए, पुलिस को ये सारे टेस्ट हैं जो पता होने चाहिए पुलिस को कि कौन कौन से टेस्ट हमें कराने हैं। इफ यू आर पुलिस ऑफिशियल यू शुड नो अबाउट दीज टेस्ट, otherwise it is fatal for their case. Firearms expert, brain mapping test, मैकेनिकल एक्सपर्ट, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार एक्सीडेंट हो गया, मान लो उसके ब्रेक फेल हो गए, ये तो मैकेनिकल एक्सपर्ट ही तो बताएगा ना, तो जैसा सब उसी की राय को मानेंगे। अगर ब्रेक फेल हो गया तो क्या ऑफेंस है भाई साहब, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, क्या की गलती है उसकी। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, या एक्सरे वगैरह कराए जाते हैं, इसकी रिपोर्ट, हड्डी टूटी, मार दांत टूटा, ये करा, सिर का हड्डी का कौन सा अंग टूटा, ये रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइल पर होनी चाहिए। इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट। फुट, देखिए ये वाली थोड़ी सी बेकार है, और फिंगर इंप्रेशन तो मैंने बता ही दिया आपको। पहले टाइम में फुट प्रिंट से लोग पहचान लिया करते थे कि इधर से शेर गया या बाघ गया या गीदड़ गया या आदमी किधर को गया है। आपने याद करो सऊदी अरब में ऐसे निशानों की बहुत वो हुआ करते थे, पहचान विशेषज्ञ जो ये पहचान के बताते थे कि कौन इधर से कितनी दूर से कौन आदमी गया है। तो क्योंकि रेगिस्तान में निशान बहुत जल्दी बन जाते हैं और मिटते भी जल्दी हैं, और कई बार बहुत बहुत दिन तक नहीं मिलते अगर बारिश वो नहीं आता, तूफान कोई नहीं आता।
तो देखिए इतनी सारी रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक पुलिस ऑफिशियल्स को। अब देखिए अगर मैं ये बताऊंगा इनकी क्वालिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स, तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। ये मैं इनको कभी वीडियो बनाऊंगा इन पे। बायोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है, सीरोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है, डीएनए रिपोर्ट क्या है, ओपिनियन ऑफ डॉग, अच्छा पोलीग्राफिक टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट क्या है, ब्रेन मैपिंग क्या है। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं कराती है, ये ऑब्लिगेटरी भी है, पुलिस के लिए भी ऑब्लिगेटरी है, ये पुलिस के लिए भी ऑब्लिगेटरी है। एक पता होना चाहिए आईओ को, जब वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है तो ये ओपिनियन कलेक्ट करे, फाइल पे लगाए जुडिशियल ऑफिसर के लिए। चलिए आज लंबा हो गया, 35 मिनट हो गए, 33 मिनट हो गए, ज्यादा लंबा भी अच्छा नहीं होता लेक्चर। नमस्ते भाई साहब, जय हिंद।